हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हम इसमें ऑलरेडी कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक कहाँ पे स्टैंड करता है, कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है, पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं, हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उन वीडियोस को देखिए। बहुत ही आसान शब्दों में पूरा का पूरा इस बैंकिंग स्ट्रक्चर को मैंने समझाया है। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक उठा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हम सब जानते हैं कि ये एक एपेक्स बॉडी है जो सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर रही है। इंडिया में सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे के पूरे कमर्शियल बैंक्स को, बीट प्राइवेट बैंक्स, बीट पब्लिक बैंक्स, वो उन सबको मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, राइट। तो वो सुप्रीम बॉडी है। वो सुप्रीम बॉडी सबको रेगुलेट करती है, सबको रूल्स बताती है, सबको रेगुलेशन सिखाती है, सबको एक लीगल परव्यू के अंडर में डालती है और उनको राइट फंक्शनिंग करने में मदद करती है। तो ये सब इसके फंक्शन से तो हुए, राइट। बट हम वन बाय वन इसके अंदर जो बुक में आपके फंक्शंस लिखे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं आज। तो पहला फंक्शन जो बुक में लिखा गया है दैट इज करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, तो करेंसी को हम सब समझते हैं। करेंसी इज, भाई हमारी इकोनॉमी में कौन सी करेंसी चल रही है? रुपी। तो रुपी के नोट्स, रुपी के कॉइन्स, जो भी चीज़ें बन रही हैं उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के पास है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो बुक में क्या लिखा है? करेंसी अथॉरिटी क्या है कि एक वही ऐसी सुप्रीम बॉडी है जिसके पास राइट्स हैं इशू करने की इन करेंसी नोट्स को। तो हमारी इकोनॉमी में अगर करेंसी फ्लो होती है, रुपी नोट्स फ्लो होते हैं, हमारी इकोनॉमी में अगर करेंसी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में जितने भी आपके 500 के नोट्स थे वो सब वापस ले लिए गए थे, 1000 के नोट्स वापस ले लिए गए थे, राइट। फिर धीरे धीरे वो रेगुलेट होने स्टार्ट हुए। 2000 का नोट आया, 100 रुपीज़ का नोट आया, 200 रुपीज़ का नोट आया। तो ये सब अथॉरिटी किसके पास थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो पहला फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है? करेंसी अथॉरिटी, कि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ करेंसी दे लाई विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट एक चीज़ है वो जो नहीं कर सकते हैं, दैट इज एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही रेगुलेट करती है और इशू करती है। बाकी सभी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही इशू होती है। Then second function that they describe is banker to the government. Of course, banker to the government, अगर हमारी गवर्नमेंट भी सुप्रीम है और हमारा सेंट्रल बैंक भी सुप्रीम है, हम लोगों को पैसा चाहिए सो वी कैन गो टू कमर्शियल बैंक्स। बट अगर गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट है, अगर गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ मनी, इज इन द नीड्स ऑफ फंड्स, और द गवर्नमेंट वांट्स टू डिपॉजिट द फंड्स, जैसे हमें अगर पैसा डिपॉजिट करना है, so I may go to HDFC, I may go to State Bank of India, but government कहाँ जाएगी? So the government का sole बैंक क्या है? The government का only bank is Reserve Bank of India, right? So क्या लिखा है इसके अंदर? As a banker, it carries out all the business activities of the government. It maintains a current account. अगर उनको current account maintain करना है हमारी government को, then that will be maintained by Reserve Bank of India. It accepts receipts, तो पैसा डिपॉजिट हो रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हमारा जितना भी पैसा जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। एंड मेक्स द पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को अगर पेमेंट चाहिए तो वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगा। और उसके बिहाफ पर जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं, जितना भी पैसा रेमिट हो रहा है, जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है, सारा का सारा इज टेकन केयर बाय द सेंट्रल बैंक। इट ऑल्सो गिव्स लोन्स, अगर गवर्नमेंट को भी लोन की ज़रूरत है, एडवांसेस की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट किसके पास जाने वाली है? अगेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो सेंट्रल बैंक का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है,
एज एन एजेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी पब्लिक डेट है वो उसको भी मैनेज करे, राइट। तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, वो एजेंट भी है, वो गवर्नमेंट का बैंक भी है। तो वो गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि बाय चांस हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मॉनेटरी मैटर्स हैं, एडवाइजरी मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स हैं, उसमें भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, राइट। देन द थर्ड फंक्शन हियर इज बैंकर्स बैंक। जिस तरह से गवर्नमेंट का वो बैंक है उसी तरह से हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसका भी एक ही बैंक है, वो है सेंट्रल बैंक। तो दैट मीन्स अगर कभी कभी कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसे की कमी है, जब कमर्शियल बैंक्स भी कुछ पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो भी किसके पास जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास। एंड ऑल्सो सुपरवाइजर, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे सभी कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक। सो बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है, देखिए हमने अभी आगे करना है कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपने डिपॉजिट्स का कुछ रेशो डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो डिपॉजिट कहाँ करेंगे, दे विल डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। सो दे आर द कस्टोडियन। सो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। कस्टोडियन मतलब जहाँ पर वो पैसा जमा किया जाएगा, जहाँ पे वो पैसा रखा जाएगा। देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर भाई कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे की कमी हो गई है, कमर्शियल बैंक्स भी बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसा खत्म हो सकता है, कमर्शियल बैंक्स भी लॉसेस में जा सकते हैं, कभी कभी वो ऐसी पार्टीज को लोन दे देते हैं यहाँ से पैसा नहीं आ पाता है, कभी कभी रेसिडेंशियल में इतना पैसा चला जाता है कि बैंक्स में स्लम्प आ जाता है। देखा जाए तो 2009 में यूएस की इकोनॉमी में मेजर बैंक्स फेल हो गए थे क्योंकि उन्होंने उस सेक्टर में पैसा दिया, दैट वाज द प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, और रियल इस्टेट सेक्टर एकदम से डिक्लाइन हुआ और पूरा का पूरा बैंक्स का पैसा डूब गया, तो बैंक्स लॉस मेकिंग में चले गए। अब ऐसी सिचुएशन में कौन है जो उनको रेस्क्यू करेगा, कौन है जो उनको बचाने आएगा, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, राइट। तो सेंट्रल बैंक इज द पावर, इज दैट कस्टोडियन जो मदद करता है। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली, आप देखिए फैमिली में सबसे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर चिल्ड्रन होते हैं। अगर चिल्ड्रन को पैसों की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स के पास, और अगर पेरेंट्स को पैसों की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट के पास। सो हियर ग्रैंड पेरेंट इज द सेंट्रल बैंक, पेरेंट्स आर द कमर्शियल बैंक्स, एंड ये जो चिल्ड्रन है वो हम सब लोग हैं। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी वर्क ऑन कर रही है। देन दे हैव रिटन क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है, वो हाउस जो मुझे कुछ क्लियर करने में मदद कर रहा है। अब यहाँ पर बैंक्स की बात हो रही है, तो बैंक्स को जो क्लियर कराना होता है वो होते हैं फंड्स। कभी कभी क्या होता है कि दो कमर्शियल बैंक्स आपस में एक दूसरे से लोन लेते हैं। मे बी HDFC बैंक ने कुछ लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, या कुछ ट्रांजैक्शंस हुई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक के बीच में। अब क्या हुआ कि भाई HDFC ने ज़्यादा पैसा लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और उसने पैसा वापस करने को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो भाई ऑलरेडी लॉस में हूँ, मैं पैसा वापस नहीं कर सकता हूँ। तो अब इस सिनेरियो में कौन है जो बीच में आके इन लोगों की मदद करेगा? यस, यू आर राइट, दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आएंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास इन सब ने पैसा रखवाया हुआ है। था ना पीछे एक फंक्शन था इनका, कस्टोडियन। तो कैश रिजर्व इन्होंने सबने अपना सेंट्रल बैंक के पास ऑलरेडी रखवाया हुआ है। तो सेंट्रल बैंक आकर इन दोनों को मैनेज करेगा और पैसा क्लियर करेगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि भाई वन इज योर अंकल, मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल का एग्जांपल ले लेते हैं। वन इज योर पैटर्नल अंकल एंड वन इज योर फादर। उन्होंने आपस में लोन लिया हुआ है, आपके चाचा जी ने और आपके पापा ने लोन लिया हुआ है एक दूसरे से। अब पैसा आपस में
सेटल करना था, तो पैसा सेटल नहीं हो पाया, तो कौन उस चीज़ को आकर मेंटेन करते हैं, कौन बीच में इंटरफेयर करते हैं और पैसों को सेटल करते हैं? दैट इज your grandparents would interfere and they will try to settle out the matter. तो grandparents बीच में आकर इस चीज़ को सेटल करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल बैंक आएगा और यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालेगा। तो इसको कहते हैं एज अ क्लियरिंग हाउस। क्या लिखा है? एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर देम टू बिकम द क्लियरिंग हाउस। तो क्योंकि ऑलरेडी उनके पास HDFC बैंक का कैश रिजर्व पड़ा है, तो वो उसको SBI को देकर इस लोन को क्लियर कर सकते हैं। सो दे आर एक्टिंग एज अ क्लियरिंग हाउस। देन द लास्ट फंक्शन इन द बुक इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हमारी इकोनॉमी में जितना भी पैसा सप्लाई हो रहा है, जितना भी क्रेडिट रोटेट हो रहा है, वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक टेक केयर करता है। कैसे? थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज। उसकी डिफरेंट पॉलिसीज हैं। अगर वो देखता है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो कर रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर देता है। अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी में कैश क्रंच है, भाई इकोनॉमी में कैश ही नहीं है, कैश आना चाहिए, लोगों ने कैश को छुपा के रखा हुआ है अपने पास, वो एक्सपेंडिचर करने को तैयार नहीं है, तो सेंट्रल बैंक कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आता है कि लोग वो पैसा स्पेंड करें और इकोनॉमी में फ्लो हो। देखिए, इकोनॉमी में पैसा फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी इकोनॉमी एक रिवाइव्ड इकोनॉमी बन सकती है, तभी हमारी इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बन सकती है। तो मनी का फ्लो होना एट अ कांस्टेंट रेट इज़ रिक्वायर्ड। अगर ये ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर ये कम है तो भी गड़बड़ है। तो इसका कांस्टेंट फ्लो होना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।